आज की सबसे बड़ी खबर की अजीत पवार के अचानक ही दुनिया से चले जाने के बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि उनकी जगह कौन लेगा, किसे एनसीपी की कमान सौंपी जाएगी, फडणवीस सरकार में किसे अजीत पवार की जगह डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और अब इनमें से अधिकांश सवालों के जवाब मिल गए हैं, तो किसे मिली अजीत पवार की जगह, देखिए इस रिपोर्ट में। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन गई हैं। राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शाम 5:05 पर सुनेत्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सुनेत्रा को पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले ही साफ कर चुके थे कि ये एनसीपी को तय करना है कि अजीत पवार, जिनकी विमान हादसे में जान चली गई, उनकी जगह किसे सरकार में शामिल किया जाना है। एनसीपी ने जैसे ही सुनेत्रा पर मुहर लगाई, तुरंत सीएम ने राज्यपाल को मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दे दी, जिसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर संकट खड़ा हो गया है। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सुनेत्रा के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएगा, और ऐसा हुआ भी। पवार ने नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया कि सुनेत्रा डिप्टी सीएम बन रही हैं। इसके बारे में उन्हें जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली है। उनसे न तो इसके बारे में पूछा गया और न ही बताया गया। सारे फैसले मुंबई में पार्टी के नेताओं ने लिए हैं। पवार ने उन खबरों पर भी मुहर लगा दी जिसमें दावे किए जा रहे थे कि अजीत पवार अगर जीवित होते तो एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाता। पवार ने कहा कि अजीत की इच्छा थी कि एनसीपी एकजुट हो जाए। वो इस बारे में आशावादी थे। अजीत पवार, शशिकांत शिंदे और जयंत पाटिल ने दोनों गुटों के विलय की बातचीत शुरू की थी। विलय की तारीख भी तय हो गई थी। ये 12 फरवरी को निर्धारित थी। दुर्भाग्य से अजीत इससे पहले ही हमें छोड़कर चले गए। हमें लगता है कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। दरअसल पहले ये कहा जा रहा था कि एनसीपी के दोनों गुट एकजुट होते हैं तो अजीत पवार महायुति को छोड़ देंगे। लेकिन जिस तरह से सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है, उसके बाद शरद पवार ने भी मान लिया कि अब मर्जर मुश्किल है, क्योंकि पवार कई बार कह चुके हैं कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सुनेत्रा के शपथ के बाद सभी की नजरें एनसीपी के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। शरद पवार के तेवर बता रही हैं कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं पूरे देश की नजरें इस वक्त 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट पर भी टिकी हुई हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकलना है। आम लोगों के लिए कोई राहत की खबर सामने आएगी या चुनावी राज्यों को मदद का ऐलान किया जाएगा, देखिए रिपोर्ट। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। एक तरफ जहां बजट को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या इस बार भी चुनावी राज्यों के लिए बजट में कई ऐलान किए जाएंगे, क्योंकि बजट सत्र के दौरान ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, खासतौर पर बड़े राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल शामिल है। इन तीनों राज्यों में भाजपा सत्ता से बाहर है। इसलिए माना जा रहा है कि मोदी सरकार पैकेज और योजनाओं के जरिए यहां के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल के लिए रेलवे और तमिलनाडु के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बड़े ऐलान मुमकिन है। बजट से ठीक पहले आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम रहा। दोनों ने सरकार को विशेष पैकेज और परियोजनाओं की लंबी लिस्ट थमाई है। क्योंकि इस बार केंद्र में सरकार सहयोगियों के दम पर टिकी हुई है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। सवाल बना हुआ है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार और आंध्र को तवज्जो मिलेगी। अगर नहीं, तो इससे एनडीए के अंदर असंतोष के स्वर उभर सकते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप टैरिफ का खतरा भारतीय एक्सपोर्टर्स पर मंडरा रहा है। देखना होगा कि वित्त मंत्री घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए कुछ रक्षात्मक कदम उठाएंगी या नहीं। वहीं हालिया भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील का असर भी बजट में दिख सकता है, जिससे कुछ आयातित सामान सस्ते हो सकते हैं। इन सब के साथ विपक्ष की निगाहें भी बजट पर टिकी हुई हैं। गौर करने वाली बात है कि इस बार रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार खुला रहेगा, जिससे बजट पेश करने के दौरान भारी उतार चढ़ाव की संभावना है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के इस बजट भाषण से क्या निकलकर सामने आता है। इस वक्त सभी की निगाहें बजट पर टिकी हुई हैं, तो नजरें पश्चिम बंगाल पर भी हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। टीएमसी लगातार उन पर निशाना साध रही है। यहाँ तक कि पार्टी ने अमित शाह को टूटा रिकॉर्ड कहकर भी तंज कसा है। तो और क्या कुछ कहा टीएमसी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। घुसपैठियों को लेकर बयानबाजी पर गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही विपक्ष के निशाने पर थे, और अब एक बार फिर उन्होंने चुनावी राज्यों असम और पश्चिम बंगाल में जाकर घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ दिया है और जनता से कहा है कि बीजेपी की सरकार बनवाओ ताकि घुसपैठियों को बाहर किया जा सके। अमित शाह के बयान पर अब टीएमसी ने तीखा पलटवार किया है। पार्टी ने एक्स पर लिखा, मां माटी मनुष्य जैसे नारे नफरत फैलाने वालों और हिंसा भड़काने वालों के लिए नहीं है।
आपने संदेश खाली में महिलाओं की गरिमा का वस्तुकरण किया, माताओं और बेटियों को यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाने के लिए पैसे के बदले खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। आपने बंगाल की धरती को तिरस्कार से दूषित किया है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, स्वामी विवेकानंद से लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तक आपने हमारे आदर्शों का अपमान किया है। आपने मजदूरी, घरों, सड़कों और पीने के पानी को रोककर बंगाल को भूखा रखा। आपने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी नागरिकों का शिकार किया, उन्हें हिरासत में लिया, निर्वासित किया और यहाँ तक कि पीट पीट कर मार डाला। इसलिए माँ माटी मनुष्य बोलने की हिम्मत मत करना, तुमने तीनों को कुचल दिया है। इतना ही नहीं, घुसपैठियों वाले बयान पर शाह को घेरते हुए टीएमसी ने 5 सवाल भी पूछे।